हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पे। आज हम साइंस 1 का पार्ट 2 की वीडियो लेकर आए हैं। पार्ट 1 में मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बोल सकते भाई, देख तुमको क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है बट तुम्हें ये नहीं पता कि वो क्वेश्चंस कैसा फ्रेम आउट करेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं टेक्स्ट बुक में से वो हमने डिस्कशन किया था, वो सारी चीज़ों का मार्किंग लिया था। उसमें से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो भाई किसी को नहीं पता। तो अगर आपको कोई बोलता है कि मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं तो ऐसा नहीं होता है। वहां पर वो जो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे, बट कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो तो एग्जाम में ही पता चलेगा। तो वो सारी चीज़ें आपको रीड आउट करके रखनी है और वहां पर आपको बोलते ना रिमेंबर करके सारी चीज़ों को लिखना है। तो सिमिलरली आज भी हम क्या करने वाले हैं, सेम चैप्टर नंबर 6 टू चैप्टर नंबर 10 का मार्किंग देखेंगे। ये पार्ट 2 की वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए भाई, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आना चाहिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद अगर मैं बात करूं तो आपको ये आना चाहिए, ये टेबल का वैल्यू आना चाहिए। टेबल के वैल्यू के बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आने चाहिए। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन नंबर 1 नंबर 2 आना चाहिए। इसके साथ डायग्राम, कभी कभार डायग्राम देके आपको ये वैल्यू पूछ देते हैं वो। फिर इसके बाद आपको आना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसके साथ ये स्टेटमेंट आना चाहिए। स्नेल्स लॉ क्या होता है वो पूछ सकते हैं। फिर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी पे वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत बनते हैं बट पैटर्न आपका सेम रहेगा। ये टेबल में से एक पूरा वैल्यू देखना, ज़्यादातर फर्स्ट वाटर का देख लेना और डायमंड का देख लेना। फिर यहाँ पर ये तुम्हारा क्या होता है, इफ द फर्स्ट मीडियम, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो पूछेंगे। ये तीनों स्टेटमेंट का बोलते हैं, तीनों स्टेटमेंट पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होती है, एक्सप्लेन द फिनोमिना बिहाइंड दैट। फिर उसके बाद तुम्हारा मिराज कैसे फॉर्म होता है वो बोलेंगे। फिर उसके बाद तुम्हारा इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑन द सनराइज एंड सनसेट वो पूछेंगे। फिर हाँ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बाद हो गया, देखो ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का पार्ट है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सनराइज और ये भी सनराइज और सनसेट वाला पार्ट भी यहीं पर है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में आपको ये स्टेटमेंट याद रहना चाहिए, ये डायग्राम याद रहना चाहिए और कौन सा सबसे ज़्यादा बेंड होता है, कौन से सबसे ज़्यादा कम बेंड होता है, वो स्टेटमेंट आपको यहाँ से याद रखना है। फर्दर देखें तो पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सेम डायग्राम याद रखना है और यहाँ से इसके थियरी पार्ट को याद रखना है। पार्शियल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है वो आपको चेकआउट करना है। वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, वो क्या होता है वो आपको याद रखना है। फिर रेनबो कैसे फॉर्म होता है, नेचुरल फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आपको यहाँ से भी याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाँ तो यहाँ से इतना हो गया रेनबो फॉर्मेशन। फिर यहाँ पर इसके 2 न्यूमेरिकल्स है, ये 2 न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स का पार्ट। और लेकिन इसमें ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन या फिर ऐसे डिफाइन वाले क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अवर लेंसेज। लेंसेज की अगर मैं बात करूँ तो लेंसेज में बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये चीज़ें आपको याद रखनी, ये वाला डायग्राम, इसके नाम याद रखने। फिर यहाँ पर आएंगे तो इसमें आपको डायरेक्टली आना है फोकल लेंथ, व्हाट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को याद रखना है। कॉन्केव प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस, जो आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है इसका फोकल इस साइड रहता है और इसका फोकस इस साइड, तो वो भी आपको याद रखना कि उनका पोजीशन क्या होता है। फिर रे डायग्राम के लिए आपको ये 3 लॉ याद रखने हैं, 3 लॉ आपको पूछ सकते हैं, या तो फिर आपको वो सीधा बोलेंगे कि ड्रॉ द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम के लिए मैंने वीडियो अपलोड करके रखी है, रे डायग्राम फॉर लेंसेज, और ये 6 पॉइंटर्स पे हमने डिस्कशन किया था, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। फिर इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंसेज, ये भी आपको देखना है कि कॉन्केव लेंसेज में कैसे इमेज फॉर्म होते हैं, बट जनरली कॉन्केव का नहीं पूछा जाता, तो सिर्फ कॉन्वेक्स। साइन कन्वेंशन आपको करना है, साइन कन्वेंशन, ये लेंस फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर ये अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन कन्वेंशन, ये भी आपको याद रखना है। मैग्निफिकेशन आपको करना है, मैग्निफिकेशन के स्टेटमेंट्स याद रखने हैं। फिर पावर ऑफ लेंस याद रखना है, ये पावर ऑफ लेंस का क्वेश्चन बहुत खतरनाक रहता है क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू है मीटर में, तो 1 फोकल लेंथ, बट फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या होते हैं, जब इसमें आप बहुत सारे पावर को ऐड करोगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होते हैं। न्यूमेरिकल्स इसके करने ही करने हैं, इसका न्यूमेरिकल्स अगर आपको न्यूमेरिकल्स आएगा तो इस चैप्टर से और चैप्टर नंबर 4 से ही आएगा। फिर ह्यूमन आई का बात करते हैं। ह्यूमन आई के लिए आप मास्टर की रिफर आउट कर सकते हैं, क्या करने का भाई, देख डायग्राम में जितने भी पॉइंट्स है, सिलेरी मसल, आइरिस, प्यूपिल, क्रिस्टलाइन लेंस, कॉर्निया, फिर ये नहीं करना है, ये दोनों भी नहीं करना है। रेटिना का काम क्या है, ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, ये नहीं करना है, और मसल्स ये नहीं करना है। जितना मैंने सर्कल आउट किया वो सारे के ऊपर आपको क्या करना है, डिफाइन पढ़ के रखना है। फिर कैपेसिटी ऑफ लेंस, इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, क्या होता है देखो इधर दिया है, पावर अकोमोडेशन आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हाँ, ये 2 डायग्राम्स आपको चेकआउट करना है। इसके बाद द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द पॉइंट इज कॉल्ड फायर पॉइंट ऑफ द आई, फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई द फायर पॉइंट इज इन्फिनिटी, ये आपको याद रखना है। और मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट ऑफ विजन, कितना है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। फिर हाँ, ये तो करना ही है,
मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इसका ये डायग्राम्स के साथ साथ डेफिनेशन और प्लस इसका करेक्शन कैसे करते वो भी, और इसके रीजंस। देख भाई क्या क्या करना है, रीजन करना है, डायग्राम करना है और करेक्शन क्या है वो करना है। ये सारी चीज़ें आपको कवर आउट करनी है। इसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे प्रेस बायो में उतना नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये खाली इसमें इतना याद रखो डिक्रीजेज विथ एज, एज के साथ डिक्रीज हो जाता है। फिर हम यूज़ ऑफ कॉन्केव लेंस, यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज़ होता है, फिर उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज़ होता है। अच्छा इसमें जब आप पढ़ेंगे तो इसका यूजेस पढ़िए कि ये क्यों यूज़ होता है और इसमें क्या क्या, कंपाउंड में बोला तो माइन्यूट ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ आपको इसके अंदर से मिल जाएंगी, रीड करना पड़ेगा। फिर टेलीस्कोप की बात करेंगे तो दो रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, तो यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं दिस इज जनरली, और ये कौन सा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से कैमरा में यूज होता है, प्रोजेक्टर में और स्पेक्ट्रोग्राफ में। कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन स्पेक्टाकल्स फॉर करेक्टिंग फार साइटेडनेस, persistence of vision. We can see object because the lens creates eye in its image on the retina. This image is taken यहाँ से, यहाँ 1/6 बोला इसको, तो इसको बोलते हैं रेटिना persist for a while. This is all persistence of vision का क्वेश्चन रहेगा ये। फिर इसके बाद यहाँ से अगर आप चेकआउट करें तो रॉड सेल, ये रॉड एंड कोनिकल सेल का बात आपको करना है। कोनिकल सेल क्या करता है, रिस्पॉन्डिंग टू सर्टेन कलर्स, और रॉड सेल क्या करता है तो लाइट को रिस्पॉन्ड करता है। फिर यहाँ से आपको बैक के सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगर हम मेटलर्जी की बात करें तो चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है। स्टार्टिंग के फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको एक बार चेकआउट करना है, इसके अंदर से बहुत एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, जो आप रीड करेंगे तो आपको एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे। फिर यहाँ पर आपको ये चेक कर लेना है, डायग्राम चेक कर लेना है, इसका भी बहुत अच्छे से मार्किंग बोलते हैं ना, वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन मार्किंग करके दिया, तो आप वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करिए। तो आपका यहाँ पर, नहीं तो मैं बनाऊंगा तो ये मैं वीडियो सबके लिए बना रहा हूँ, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ये आपको याद रखना है इनका ऑर्डर। फिर एक्वारेजिया क्या होता है वो याद रखना है। फिर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, फिर ये रिएक्शन पूरा आपको याद रखना है। फिर इसमें आपको कभी कभी पूछते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल का नाम लिखो। फिर नेक्स्ट हम जब यहाँ पर आएंगे नीचे तो यहाँ पर तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सब खाली बहुत ज़्यादा चीज़ें, इतनी चीज़ें नहीं करनी है। ये दो स्टेटमेंट याद रखना है, आयोनिक कंपाउंड के बारे में यहाँ से थोड़ा सा आपको रीड आउट करना और पॉइंट्स बना लेने खुद से। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड क्या होता है वो देख लेना है। फिर ये विल्फले टेबल मेथड आपको करना है विद डायग्राम। फिर हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड करना है विद डायग्राम। फिर मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड करना है विद डायग्राम। इसके बाद आता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ये भी करना है विद डायग्राम। इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन में ये एंडिंग के पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये भी चेकआउट कर लेना है। ये मैंने मेरे पहले वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से मार्किंग करके दी है। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं तो पाइन ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल इज एडेड, फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ। फिर लीचिंग क्या होता है और ये किसके लिए यूज़ करते हैं तो CuFeS2 जिंक ब्लेंड के लिए यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एल्यूमिनियम का खाली आपको ये डिटेल याद होना चाहिए। बॉक्साइट इसका ओर है वो आपको याद होना चाहिए। कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं तो बेयर्स प्रोसेस। फिर उसके बाद और क्या, हॉल्स मेथड यूज़ करते हैं, ये याद होना चाहिए। पूरा का पूरा ये नहीं याद रहेगा तो भी चल जाएगा। फिर यहाँ पर एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है, ये आपको एक बार चेकआउट करना है। कौन से मिक्सचर, यहाँ पर कभी कभार इसका नेमिंग आपको पूछ लेंगे। हाँ, फिर उसके बाद चेकआउट करें तो रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको देखो इधर ऊपर मिल जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग, कार्बोनेट्स, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर तो कैल्सिनेशन। फिर फर्दर जब हम जाएंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, इतना नहीं है कुछ इसमें। करोजन ऑफ मेटल्स आपको करना ही करना है, करोजन ऑफ मेटल पे क्वेश्चन रहता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। यहाँ पर कलर कौन सा रहता है, रस्ट है तो ये रेडिश सब्सटेंस है। आयरन के ऊपर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर आएगा तो कैसा रहेगा, क्रॉपर ग्रीन कलर का लेयर रहेगा। फिर सिल्वर आर्टिकल के ऊपर आएगा तो सिल्वर सल्फाइड, मतलब ये ब्लैकिश लेयर आपको यहाँ पर मिलेगा। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम, थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म्स ऑन इट, इतना करना है। फिर प्रिवेंशन ऑफ करोजन के लिए कौन से डिफरेंट स्टेप्स हैं तो यहाँ पर आपको दिया है एक ये स्टेप, एक ये स्टेप। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दिया है गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट मेथड दिया है टिनिंग, टिनिंग के बाद एनोडाइजेशन, एनोडाइजेशन के बाद आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अलॉइंग। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट्स आपको पूछ सकते हैं, या तो डायग्राम देंगे और बोलेंगे एक्सप्लेन द प्रिवेंशन ऑफ प्रोसेस ऑफ करोजन इन द गिवन फॉलोइंग डायग्राम। राइट द नेम आपको करना ही है। ये देखो ये आपको कब समझेगा, जब आप थोड़ा टेक्स्ट बुक रीड करेंगे तब। ये करना है, एक्सप्लेन द टर्म्स करने हैं, ये वाला पैटर्न करना है, गिव साइंटिफिक रीजन तो आपको खैर करना ही है।
फिर ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम, देखो इधर अलग से दिया है तो एग्जाम में 1-2 डायग्राम आपको टपक सकता है। चैप्टर नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको पहले तो ये स्टार्टिंग के कैन यू टेल के क्वेश्चंस करने हैं, फिर जब आप फर्दर इस पे मूव ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चंस करना है, यूज़ योर ब्रेन पावर के सारे क्वेश्चन करने, मतलब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट का स्ट्रक्चर आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए। फर्दर जब आप इसको देखेंगे तो देखो यहाँ पर दिया ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2, फिर CO2, फिर यहाँ पर S8, तो ये डॉट स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए। फिर कार्बन ऑफ वर्सेटाइल एलिमेंट, इतना इसके बारे में रीड नहीं करना है, खाली ये चेकआउट करना है ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, तो इसके लिए मास्टर की में आपको इसका अच्छा आंसर दिया हुआ है। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है वो आपको देखना है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है उसका डेफिनेशन रहता है, वो आप डेफिनेशन चेकआउट करिए। फिर यहाँ पर अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है और अल्केन क्या होता है, ये आपको देखना है। फिर यहाँ से आपको ये चेकआउट करना है 2 पॉसिबल कार्बन चेन, ये इसका पार्ट, इसमें भी 2 रहता है ना, एक अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक होता है स्ट्रेट चेन, एक होता है ब्रांच चेन, फिर एक होता है रिंग ऑफ कार्बन एटम, तो तीनों पे स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग चेन वो क्या होता है वो आपको चेकआउट करना है। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए, इधर बोला देखो डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। फिर हाँ यहाँ पर दिया देखो स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इनके नाम याद रहने चाहिए। और आपको बोला ड्रॉ द डायग्राम ऑफ आइसोब्यूटेन, तो आपको पता होना चाहिए C4H10 की बात कर रहा है वो। फिर ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के ऊपर कभी कभार ये टेबल आपको डायरेक्टली फिलअप करने को आएगा, या तो फिर इसके ऊपर अलग से आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस आते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या होता है आपको डिफाइन में पूछेंगे, व्हाट डू मीन बाय होमोलोगस सीरीज, तो वो आपको देखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जब आप आगे जाओगे तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं, फिर आपको ना कभी कभार बोलेंगे राइट द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स, तो आपको अल्केन का होमोलोगस सीरीज लिखना है। या फिर आपको बोलेंगे राइट द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बोला तो आपको आना चाहिए मिथनॉल, फिर इथनॉल, फिर प्रोपेनॉल, फिर ब्यूटेनॉल, इसको बोलते हैं अल्कोहल सीरीज, होमोलोगस सीरीज है ये। फिर ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, यहाँ से स्टेटमेंट्स पढ़ना है। सिस्टम ऑफ कॉमन नेम्स, यहाँ पर कुछ नहीं है। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर पे डायरेक्टली आप आते हो, जब आप आईयूपैक नॉमेनक्लेचर पे आते हो तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, प्रेफिक्स, पैरेंट और सफिक्स। यहाँ पर देखो नाम प्रॉपरली इन्होंने दिया है, ये टेबल के नाम्स करेंगे तो उतना आपके लिए इनफ रहेगा, ये टेबल आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। यहाँ से ये भी नाम करना है आपको, हाँ ये इसको भी फिलअप करना है, एग्जाम में अगर दिखेगा तो डायरेक्टली इसमें से दिखेंगे, सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। फिर कॉम्बिनेशन क्या होता है वो चेकआउट करना है। कॉम्बिनेशन के बाद यहाँ पर LPG में कौन से गैस यूज़ होते हैं वो देखना है। फिर ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दिया देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट आर कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अफेक्ट सर्टेन फंक्शनल ग्रुप, ये आपको देखना है। फिर ये ब्लू बॉक्स आपको पढ़ना है। फिर जब हम फर्दर यहाँ पर देखेंगे तो अल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इसमें से आपको नाम और इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखने हैं, ये आपको याद रखना है। डबल बॉन्ड का काम क्या रहता है, अनसैचुरेटेड फैट कंटेंट डबल बॉन्ड हेल्दी वाइल सैचुरेटेड फैट्स आर हार्मफुल टू हेल्थ, ये आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है। फिर यहाँ से ये स्टेटमेंट, यहाँ पर आप आओगे तो एथेनोइक एसिड, एथेनॉल कमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, तो आपको कमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड बोला तो एथेनॉल और एथेनोइक एसिड लिखना है। फिर ये यहाँ पर एथेनॉल के बारे में बताया है, अल्कोहल और स्पिरिट, सोल्यूबल इन वाटर, बॉइलिंग पॉइंट 78, टेस्टेड इज लिटमस पेपर टू फाउंड टू बी न्यूट्रल। आपको एग्जाम में पूछेंगे राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल, तो यहाँ से लिखना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन विद सोडियम। फिर इसके आगे अगर आप देखें तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगा। रीडिंग आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा करनी है। साइंस बॉक्स, इसमें भी एथेनोइक एसिड क्या होता है, अल्कोहल और फ्यूल क्या होता है वो रीड करना है। फिर ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है वो चेक करना है। विनेगर क्या होता है वो चेक करना है। एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड बोला जाता है, वो भी चेकआउट करना है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड, रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, तो इसमें ना एक सोप, हाँ ये डायग्राम आपको करना है, क्योंकि ये डायग्राम में देखो 1 2 3 क्वेश्चन है। मास्टर की में इसके आंसर्स बहुत अच्छे से दिए। लाइम वाटर टर्न मिल्क इज द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये आपको पूछेंगे। फिर फर्दर जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये पैटर्न याद रखना है, ये पूरा पैटर्न, इसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन या फिर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, ये वाला पार्ट देखो, तो ये इसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ सोप फ्रॉम फैट्स। तो ये आपको यहाँ से चेकआउट करना है, ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ पर नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल, मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है,
फिर मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है वो चेकआउट करना है, पॉलीमर्स क्या होते हैं वो आपको चेकआउट करना है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है वो आपको चेकआउट करना है। देखो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन, मोनोमर कन्वर्ट होता है, कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर, वो आपका क्या रहेगा मोनोमराइजेशन। फिर ये पॉलीमर वाला पूरा टेबल आपको याद रखना है। फर्दर जब आप जाएंगे तो होमोपॉलीमर क्या होता है और कोपॉलीमर क्या होता है उसके एग्जाम्पल्स। फिर यहाँ पर देखो दिया है एग्जाम्पल पॉलीमर का और होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर का, ये भी आपको याद रखना है। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होमोपॉलीमर फॉर्म, तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया है और इसका स्टेटमेंट का नाम भी लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर 9 का। देखो यहाँ पर पूरा डिफाइन दिया है, ये पूरे के पूरे डिफाइन आप करते हो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी दिया है। जो भाई बोल रहा हूँ सब कुछ आपको पीछे साइड मिलेगा। आईयूपैक नेम यहीं से करना है, ये आपको आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिएक्शन ये नेमिंग करना है। राइट द आंसर एज डायरेक्टेड, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन करना है, इसमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। बात करते हैं 10th चैप्टर दैट इज अ स्पेस मिशन। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट पार्ट है नहीं इसमें। डू यू नो स्टार्टिंग का पैटर्न पढ़ना है। फिर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर फर्स्ट सैटेलाइट दैट इज स्पुतनिक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। फिर इसके बाद ये डेफिनेशंस याद होने चाहिए, फुल फॉर्म्स। फिर ये टेबल आपको कभी कभार डायरेक्टली भरने को बोलते हैं, ये मिलना चाहिए। फिर जब आप आगे जाएंगे तो हाई अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, इसके डिस्टेंसेस क्या है। फिर हाँ इस ये कितना टाइम कंसिडर करता है। फिर इसका एंडिंग का पार्ट यहाँ पर। फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इसका सबसे पहले डिस्टेंस कितना है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं इसको, 2 to 24 आवर्स लगता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो। फिर लो अर्थ ऑर्बिट में इसका हाइट कितना है, लो अर्थ ऑर्बिट, फिर 90 मिनट्स लगता है और इसके अंदर कौन कौन है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और हबल टेलीस्कोप, ये आपको याद रखना है। डायग्राम कभी कभार ऐसा देके वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। डू यू नो ये वाला देख लेना। और लास्ट में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये कैसे कैसे प्रोसीजर इसका काम करता है वो आपको चेकआउट करना है। पूरा एक बार स्टेटमेंट आपको रीड करना पड़ेगा, तभी आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो, वरना फंस जाओगे। मून मिशन, मार्स मिशन, ये स्टेटमेंट याद रखना, याद पढ़ना है आपको, ये पूरा का पूरा पेज आपको रीड करना है। मिशंस टू अदर प्लैनेट ये पढ़ना है और ये तीनों जन के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर नीचे चीज़ें दी हैं, डायग्राम देख के आपको पता चलना चाहिए। फिर ये इंडियन स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी, इंडिया एंड स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, तो इनसैट, जीसैट, एडूसैट, IRS, IRNS, PSLV, GSLV, इंपॉर्टेंट लॉन्चर, तो इंपॉर्टेंट लॉन्चर पूछा तो ये दोनों आएगा। 2500 kg का वेट कैपेसिटी इसका, एडूसैट सैटेलाइट, सिर्फ फील्ड ऑफ एजुकेशन, IRS फॉर मॉनिटरिंग मैनेजमेंट नेचुरल रिसोर्सेज डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछेंगे। फिर रीड अबाउट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, ये आपको पूछ सकते हैं। और लास्ट में स्पेस एंड डेब्रिस मैनेजमेंट, और ये वाला जो इसरो विक्रम साराभाई का है ये भी आपको पढ़ना है। देखो ये टेबल डायरेक्टली आपको, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, ये क्वेश्चन करना है और यहाँ से ये क्वेश्चन आंसर्स करने। तो इसी के साथ आपका पूरा का पूरा चैप्टर का मार्किंग मैं बोलते ना कवर आउट कर दिया मैंने। बस आपको ये चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। देख भाई इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा, इतना ही क्वेश्चन आपको करना है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको बोलते ना 40 मार्क्स का पेपर है वो क्या ही बनाएंगे, बहुत ही सिंपल पेपर बनेगा। तो ज़्यादा डिफिकल्ट बोलते ना ज़्यादा चीज़ें मत पढ़ने जाओ, जितना मार्किंग बताया उसी में से आपको स्टेटमेंट्स बस रीड करना है और एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो पैराग्राफ में कौन सा आंसर होगा वो आपको लिखना है। क्योंकि देख भाई अगर ऐसे क्वेश्चंस देने जाऊंगा ना तो 500-600 क्वेश्चंस बनते हैं या फिर 1000 भी क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि अलग अलग तरीके से एक आंसर को पूछा जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ, कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।